दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अपवाह तंत्र की। तो अपवाह तंत्र में हमारे पास है आज नदियाँ, और बात करेंगे हम नदियों के उद्गम स्थल की, बहाव क्षेत्र की। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में लास्ट तक, लाइक शेयर करते रहें, और अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। और नदियों से संबंधित ये टॉपिक सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं, बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे राजस्थान में जल प्रवाह के 3 तंत्र पाए जाते हैं। राजस्थान में जो जल प्रवाह है इसके 3 तंत्र है। पहला आंतरिक प्रवाह है कि नदियाँ। आंतरिक प्रवाह वे नदियाँ जो अपना जल किसी सागर या महासागर में नहीं डाले और धरातलीय क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाए अथवा समाप्त हो जाए, वे आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कहलाती है। आइए चलती है, बात करते हैं आगे। हमारे पास जो दूसरे, ये बंगाल की खाड़ी, जो दूसरी बंगाल की खाड़ी की तरफ ले जाने वाली नदियाँ, वे नदियाँ जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाकर के डालती है, तो वे नदियाँ अपना जल बंगाल की खाड़ी में डालती है, दूसरी। और तीसरी हमारे पास है अरब सागर में अपना जल डालने वाली नदियाँ। तो आज हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियों के बारे में। और राजस्थान की सर्वाधिक नदियाँ इसी प्रवाह तंत्र में आती है। तो राजस्थान की जो नदियाँ हैं ये बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली है, और आज हम इन नदियों के बारे में पढ़ेंगे कि वे नदियाँ जो अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है। तो आइए चलते हैं, बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले है हमारे पास चंबल नदी। चंबल नदी, तो यहाँ पे चंबल नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में से प्रमुख नदी है। चंबल नदी है वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाने वाली नदियों में से प्रमुख नदी है। और अब हम बात करेंगे इसका बहाव। चंबल नदी का जो बहाव होता है ये दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर बहती है। चंबल का जो बहाव दक्षिण से उत्तर की ओर है। और बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास उद्गम स्थल। चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है ये मध्य प्रदेश के मऊ, या कुछ लोग महू कहते हैं, के निकट विंध्याचल पर्वत की जाना पाव पहाड़ियों से निकलती है। चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के मऊ के निकट विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियां, और ये है जाना पाव की पहाड़ियां। तो यहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है। आपसे क्वेश्चन में किसी प्रकार का ऑप्शन मिल सकता है, मध्य प्रदेश, मऊ, विंध्याचल पर्वत की श्रेणियां, जाना पाव की पहाड़ियां, उनमें से तो आपका आंसर होगा। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे कि राजस्थान में प्रवेश। चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश कहाँ होता है। क्वेश्चन आपका ये पुट हो सकता है कि राजस्थान में चंबल नदी कहाँ प्रवेश करती है, किस जिले में। तो 84गढ़ से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। 84गढ़ से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। और चलते हैं, बात करते हैं इसी के साथ में आगे कि चंबल नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो वर्ष भर बहने वाली नदी है। चंबल नदी वर्ष भर बहती रहती है, नित्यवाही नदी भी कह सकते हैं इसको। और आगे बात करेंगे चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी का समापन या चंबल नदी अपना जल कहाँ पे छोड़ती है, ये आगरा उत्तर प्रदेश के इटावा के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। अगर हम बात करें चंबल नदी की, तो चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ के पास जाना पाव की पहाड़ियों से निकलती हुई ये राजस्थान में बहते हुए उत्तर प्रदेश आगरा में जाकर के यमुना में ये समाप्त हो जाती है और अपना जल यमुना नदी में डाल देती है।
और चलते हैं, बात कर लेते हैं चंबल नदी के अन्य उपनाम। चंबल नदी के उपनाम, इसको चरणवती भी कहते हैं और ये कामधेनु, इसको राजस्थान की कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है और ये नित्यवाही नदी है जो 12 नदी के नाम से भी जानी जाती है। चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। तो आगे हमारे पास चंबल नदी है, वो अपना बहाव, चंबल नदी की कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है। चंबल नदी की कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है, जबकि 320 किलोमीटर राजस्थान में और 252 किमी अंतर्राज्यीय बॉर्डर और 157 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में ये बहती है। तो चंबल नदी की अगर बात करें तो कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है, जिसमें ये 320 किलोमीटर तो राजस्थान में बहती है, 252 किलोमीटर ये अंतर्राज्यीय बॉर्डर पे और 157 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में जाकर के आगरा के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। इसी के साथ में हम बात करते हैं घड़ियालों के प्रजनन स्थली के रूप में। यहाँ पे जो चंबल नदी है वो घड़ियालों की प्रजनन स्थली भी कही जाती है। यहाँ पे सर्वाधिक घड़ियाल एवं मगरमच्छ पाए जाते हैं, इसलिए चंबल नदी को घड़ियालों की प्रजनन स्थली भी कहा जाता है। चलते हैं, बात करते हैं आगे। तो आगे हमारे पास चंबल नदी राजस्थान के साथ सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। और बात कर लेते हैं आगे। तो आगे हमारे पास है सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन चंबल नदी बनाती है, जिसके द्वारा गहरे यहाँ पे खड्डे बना देती है। कि चंबल नदी में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन होता है। अवनालिका अपर्दन जब चंबल नदी बहती है तो ये अपने साथ बहुत सारी मिट्टी को उखाड़ लेती है, तो वहाँ पर गहरे खड्डे बन जाते हैं और इन खड्डों को बीहड़ कहते हैं, बीहड़ कहते हैं। और राजस्थान में जो सर्वाधिक बीहड़ है ये करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर जिले में है। राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर जिलों में है। चलते हैं, बात करते हैं आगे चंबल नदी। तो चूलिया प्रपात, बात कर रहे हैं हम चूलिया प्रपात का। और चूलिया प्रपात ये चंबल नदी बनाती है और ये बनाती है चित्तौड़गढ़ के पास भेंसरोड़गढ़ नामक स्थल पर, और यहीं पे इसका राजस्थान में प्रवेश होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चंबल नदी का प्रवेश राजस्थान के कौन से जिले में सर्वप्रथम होता है, तो वहां पे आपका चित्तौड़गढ़ ऑप्शन होगा। और स्थान से अगर सीधा आ जाए कि चित्तौड़गढ़ न होकर के यहाँ पे प्रवेश करती है, तो वो भेंसरोड़गढ़ स्थान भी दे सकते हैं कि चंबल नदी राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश कहाँ करती है, तो भेंसरोड़गढ़ या चित्तौड़गढ़, दोनों में से जो ऑप्शन दिया होगा वो सही होगा, लेकिन जिला आ जाए तो चित्तौड़गढ़ होगा। और चंबल नदी जो चूलिया प्रपात बनाती है, चंबल नदी चूलिया प्रपात कहाँ बनाती है, चित्तौड़गढ़ जिले में। कहाँ पे, कौन से स्थान पे, भेंसरोड़गढ़ स्थान पे। चलिए बात कर लेते हैं आगे। आगे हमारे पास है चंबल नदी पर निर्मित प्रमुख बांध। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कौन कौन से बांध चंबल नदी पे है। चंबल नदी पे है राणा प्रताप सागर बांध, ये चित्तौड़गढ़ जिले में है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में। जवार सागर बांध ये कोटा में है, जवार सागर। और कोटा बैराज ये कोटा में है। और गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है। तो चंबल नदी पर 3 तो राजस्थान में बांध है और 1 मध्य प्रदेश में बांध है। राजस्थान में राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में, जवार सागर बांध कोटा में, कोटा बैराज कोटा में और गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में। ये 4 बांध चंबल नदी पे बनाए गए हैं। चलते हैं और इसी के साथ में बात कर लेते हैं आगे। तो आगे हमारे पास है चंबल नदी की सहायक नदियां, जिसमें बनास, काली सिंध, पार्वती, कुराल, मेज आदि चंबल की सहायक नदियां हैं, जो अपना जल लाकर के चंबल नदी में विलीन कर देती है।
और चलिए बात कर लेते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। अब हम बात करते हैं, हमारे पास दूसरी नदी है, ये है बनास। बनास नदी, और इसका शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो वन की आशा, वन की आशा। और बनास नदी का उद्गम स्थल है ये राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ के समीप, और ये खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। बनास नदी का उद्गम स्थल राजस्थान है, और राजस्थान का राजसमंद जिला, और जिसका कुंभलगढ़ के पास खमनोर की पहाड़ियां हैं, यहाँ से बनास नदी का उद्गम होता है। और ये यहाँ से बहते हुए ये समापन कहाँ करती है, ये सवाई माधोपुर एवं कोटा जिले की सीमा बनाते हुए रामेश्वर नामक स्थल पर जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। सबसे पहले तो जो बनास की नदी है, बनास नदी है, वो चंबल की सहायक नदी है, और अपना जल है वो चंबल नदी में डालती है। ये कुंभलगढ़ के समीप ये उद्गम होता है, वहाँ से बह करके ये कोटा सवाई माधोपुर जिले में सीमा बना करके रामेश्वर नामक स्थान पे, ये कोटा जिले की सीमा पर रामेश्वर नामक स्थान पर ये चंबल नदी में अपना जल मिला देती है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। पूर्ण रूप से बहाव करने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। पूर्ण रूप से बहने वाली जो चंबल नदी थी वो नित्यवाही नदी थी, वर्ष भर बहने वाली नदी थी, लेकिन ये पूर्ण रूप से बहने वाली नदी है, और ये 512 किलोमीटर लंबी है। और चलिए बात कर लेते हैं आगे कि त्रिवेणी संगम। ये त्रिवेणी संगम है, ये बिगोद और मांडलगढ़ भीलवाड़ा के बीच 3 नदियां बनाती है, बनास, बेड़च और मेनाल, ये तीनों नदियां संगम बनाती है। ये है राजस्थान में त्रिवेणी संगम। और ये अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में त्रिवेणी संगम, तो भीलवाड़ा में, बिगोद और मांडलगढ़ के बीच में। लेकिन कौन कौन सी नदियां बनाती है, तो बनास, बेड़च और मेनाल, ये तीनों नदियां अपना संगम बनाती है। चलिए बात कर लेते हैं आगे। तो आगे हमारे पास यहाँ पे बनास नदी की कुल लंबाई, बनास नदी की लंबाई 512 किलोमीटर है। ये राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक तथा सवाई माधोपुर जिले में बहती हुई चंबल में गिर जाती है, या हम कह सकते हैं अपना जल है वो चंबल नदी में डाल देती है। और चलिए बात कर लेते हैं आगे कि यहाँ पे बांध, बनास नदी पे एक बीसलपुर बांध बना हुआ है, और ये टोंक जिले में है। बीसलपुर बांध किस नदी पे है, बनास नदी पे। कौन से जिले में है, टोंक जिले में। आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बीसलपुर बांध कौन सी नदी पे बना हुआ है, तो बनास नदी पे। कौन से जिले में है, तो टोंक में। और बनास नदी के जो अन्य उपनाम है, वन की आशा या वशिष्ठ, वन की आशा या वशिष्ठ ही है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बनास की सहायक नदियां। बनास की सहायक नदियां बेड़च, खारी, मोरेल, मोसी, मेनाल, कोठारी, ये सभी है, ये बनास की सहायक नदी है। चलिए बात करते हैं आगे। हमारे पास जो तीसरी नदी है, ये है पार्वती नदी। और पार्वती नदी का उद्गम स्थल, पार्वती नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत श्रेणी की उत्तरी ढाल और मध्य प्रदेश से होता है। पार्वती नदी का जो उद्गम है, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी की उत्तरी ढाल मध्य प्रदेश से होता है। और चलिए बात करते हैं इससे संबंधित। पार्वती नदी राजस्थान में कहाँ पे प्रवेश करती है, तो ये बारां जिले में। आपसे पूछा जाए कि किस जिले में प्रवेश करती है, तो बारां जिले में। अगर आपसे स्थान पूछा जाए तो करियाहट जिला
गांव है बारां जिले का करियाहट गांव, जहां पे पार्वती नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। अब हम बात करेंगे कि पार्वती नदी का जो समापन स्थल कहाँ है। ये कोटा एवं मध्य प्रदेश जिले की सीमा बनाने के बाद सवाई माधोपुर जिले के पलिया गांव में चंबल नदी में मिल जाती है। अगर हम बात करें पार्वती नदी के जल का विलय चंबल नदी में कहाँ पे होता है, या चंबल नदी पार्वती नदी है वो कौन सी नदी में मिल जाती है, तो चंबल नदी में। और कहाँ पे मिलती है, ये सवाई माधोपुर जिले में मिलती है। और पलिया या पालिया गांव है जहां पर अपना जल चंबल नदी में छोड़ देती है। कोटा एवं मध्य प्रदेश दोनों के बीच ये सीमा बनाते हुए। और चलिए बात करते हैं आगे। तो आगे हमारे पास है जो अगली नदी, ये खारी नदी। ये जो खारी नदी है ये बनास की सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी। और हम बात करें इसके उद्गम स्थल की, तो राजसमंद जिले के बिजराल गांव, कुछ लोग इसको विजराल भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बिजराल या विजराल दोनों में से जो ऑप्शन मिले वो, की पहाड़ियों से ये और भीलवाड़ा के आसिंद शहर के किनारे से बहती हुई। तो खारी नदी बनास की सहायक नदी है। इसका उद्गम राजसमंद जिले के बिजराल गांव की पहाड़ियों से होता है और ये भीलवाड़ा के आसिंद शहर के किनारे बहती हुई और ये समापन की ओर जाती है। तो आइए बात कर लेते हैं इसका समापन कहाँ होता है, टोंक जिले में और देवली नामक स्थान पे होता है। खारी नदी का जो समापन होता है ये टोंक जिले में देवली नामक स्थान पे। और खारी नदी अपना जल है वो बनास नदी में डालती है। ध्यान रखने वाली बात है कि खारी नदी बनास की सहायक है और बनास में अपना जल डालेगी। चलिए बात कर लेते हैं आगे। तो हमारे पास यहाँ पे खारी से संबंधित है। खारी नदी बीसलपुर बांध बनास व खारी नदी के संगम पर बना हुआ है। अभी हमने बात की थी बीसलपुर बांध जो टोंक जिले में बना हुआ है। ये खारी और बनास दोनों नदियों के संगम पे बना हुआ है। अब यहाँ पे आपका एक नया क्वेश्चन पुट हो सकता है कि बीसलपुर बांध किन नदियों के संगम पे बना है, तो बनास व खारी नदियों के संगम पे बना हुआ है। बनास व खारी नदी का संगम कहाँ होता है, तो आप बीसलपुर बांध कह सकते हैं। और चलिए बात कर लेते हैं आगे। तो आगे हमारे पास जो अगली नदी है वो है कोठारी नदी। कोठारी नदी ये भी बनास की सहायक नदी है और कोठारी नदी का जो उद्गम स्थल है ये दिवेर की पहाड़ियाँ, दिवेर की पहाड़ियाँ ये राजसमंद जिले में है। कोठारी नदी बनास की सहायक नदी है, इसका उद्गम दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद जिले में होता है, लेकिन आगे ये भीलवाड़ा जिले में बह करके और ये समापन की ओर जाती है। तो इसका समापन कहाँ होता है, इसका समापन होता है भीलवाड़ा जिले में और ये बनास नदी में मिल जाती है। कोठारी नदी है वो भीलवाड़ा जिले में बह करके बनास नदी में अपना जल डाल देती है। चलिए बात कर लेते हैं कोठारी नदी के बारे में। कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में मेज बांध बना हुआ है, कुछ लोग इसको मेजा बांध भी कहते हैं। मेजा बांध या मेज बांध बना हुआ है जिसमें भीलवाड़ा शहर को पेयजल पूर्ति की जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि भीलवाड़ा शहर को किस बांध से पेयजल की आपूर्ति की जाती है, तो वहां पर आप ऑप्शन मेज या मेजा, ज़्यादा करके मोस्टली मेजा बांध सुना है। चलिए बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास है बाणगंगा। बाणगंगा, बाणगंगा का उद्गम स्थल ये बेराट की पहाड़ियां जयपुर से निकल करके, बाणगंगा बेराट की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है। और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास इसका समापन
बाणगंगा जयपुर की मेरठ की पहाड़ियों से निकलती है और ये फतेहाबाद नामक स्थान यानी आगरा के निकट यमुना नदी में अपना जल डाल देती है। फतेहाबाद जो आगरा के निकट यमुना नदी में अपना जल डाल देती है और यहाँ पे यमुना नदी में अपना जल मिला देती है। चलिए बात कर लेते हैं आगे। तो आगे हम बात कर रहे हैं रामगढ़ बांध। ये रामगढ़ बांध है, ये जमुआ रामगढ़ जयपुर में बना है और इससे जयपुर शहर को आपूर्ति की जाती है पेयजल की, और ये भी बाणगंगा नदी पे है। ये बाणगंगा नदी को जो जयपुर शहर को जल आपूर्ति के लिए रामगढ़ बांध बनाया गया है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि रामगढ़ बांध कहाँ बना है, तो जयपुर जिले में, और जमुआ रामगढ़ इसका जो, और जयपुर जिले को पेयजल की आपूर्ति कहाँ से होती है, तो ये रामगढ़ बांध से होती है। चलिए बात कर लेते हैं आगे। हम बात करेंगे बाणगंगा के उपनाम अन्य क्या नाम है। ये ताला नदी और अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। इसे ताला नदी या अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। आइए चलते हैं, बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है काली सिंध। काली सिंध नदी ये चंबल की सहायक नदी है। सबसे पहले तो हमें यही ध्यान रखना है कि काली सिंध नदी चंबल की सहायक नदी है और इसका उद्गम मध्य प्रदेश में देवास के निकट होता है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश में देवास के निकट होता है। और आगे हम बात करने वाले हैं, तो ये नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये झालावाड़ जिले में और रायपुर में, झालावाड़ जिले के रायपुर में। आपसे अगर जिला पूछे तो मोस्टली झालावाड़ होगा, लेकिन अगर रायपुर ब्रैकेट में झालावाड़ हो तो भी आपका ऑप्शन यही होगा। तो राजस्थान में ये नदी जो काली सिंध नदी है, ये राजस्थान में झालावाड़ के रायपुर में प्रवेश करती है और ये प्रवेश कर करके आगे ये इसका समापन होता है नोनोरा नामक कोटा में। कोटा के नोमोरा नामक स्थान पे होता है और ये राजस्थान जो ये चंबल नदी में मिल जाती है, क्योंकि ये चंबल की सहायक नदी है और ये कोटा जिले में चंबल नदी में मिल जाती है। दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर करते रहें और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद। शेष जो अपवा तंत्र है, अरब सागर और अन्य नदियां, वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड की जाएगी। तो दोस्तों धन्यवाद।